बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, रिसर्च इन साइकोलॉजी, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर भी है। इसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव हमने रिसर्च को देखा था। उसके बाद इसके अंदर ही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आता था, जिसके अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स को देखा और बहुत सारी चीज़ें जो है हमने क्लियर की हैं, डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट्स, बल्कि इसको हमने काफ़ी एक्सपेंड करके देखा है। इसके जो हर पहलू है उसको कवर करने की कोशिश की है। इसको एक दफ़ा फिर से हम गो थ्रू कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो देखा है, ये क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स numbers that summarize the distribution of scores on a measured variable। हम जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम जब जो हमारे पास डेटा होता है वेरिएबल का, उसकी जब मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, उसको समराइज कर रहे होते हैं, बेसिकली वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अपने माइक ऑफ रखिएगा। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। डेटा जब हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज शेप्ड लाइक अ बेल इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब डेटा हमारे पास डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि वो एक बेल शेप फॉर्म जो है वो ले लेता है, या आप कह सकते हैं बेल शेप की उसकी फॉर्म बन जाती है, तो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये इसकी बकायदा डेफिनेशन भी है। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर हम फिर सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग उसको बयान कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? द पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड विच द डेटा आर सेंटर्ड। अब ये है चीजें कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। ये मैंने वैसे लेक्चर्स भी जो आपको दिए थे उनके अंदर भी क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसको चूंकि रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक दफा फिर हम इनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। द पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड विच द डेटा आर सेंटर्ड, ये वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड जो है ना डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये वो पॉइंट होता है, दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी। इसकी सिंपल सी अगर मैं मिसाल लूं तो हम जब मैथमेटिक्स के अंदर देखते हैं ना, हमारे पास ये होता है जीरो, इस साइड पे होते हैं हमारे पास जनाब प्लस में, ठीक है जी। इस तरफ होते हैं हमारे पास माइनस में। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये वो पॉइंट होता है जिसमें हम देखते हैं कि जो डेटा है ना एक पॉइंट के आसपास कितना फैला हुआ है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे अब जीरो है ना, जीरो के आसपास डेटा कितनी फॉर्म में या कितना फैला हुआ है, ये हम देखेंगे। मतलब कि हम जीरो को देख रहे होते हैं कि जीरो कौन सा है या कि जीरो किस जगह पर आता है, यानी कि सेंटर पॉइंट कहाँ पर आता है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। ये देखना होता है कि किस पॉइंट के आसपास डेटा फैला हुआ है। जैसे अब जीरो सेंटर वाला है और उसके आसपास इस तरफ भी नंबर है, इस तरफ भी नंबर है, इस तरफ भी डेटा, इस तरफ भी डेटा है, तो ये आप जीरो को आप कह सकते हैं कि ये सेंट्रल पॉइंट है जिसके आसपास डेटा आप कह सकते हैं डिस्पर्स हुआ पड़ा है। अच्छा, ये तीन तरह की सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम जाते हैं तो तीन तरह की तीन टाइप्स होती हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, मीन, मीडियन और मॉड। मीन क्या होता है? मीन और अरिथमेटिक एवरेज, इसको अरिथमेटिक एवरेज भी बोलते हैं, इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये कैसे होता है? इट इज कंप्यूटेड बाय calculating the sum of all the scores of the variable and dividing this sum by the number of participants। अब टोटल जो हमारे पास वेरिएबल या टोटल हमारे पास क्वांटिटी होती है ना, नंबर्स होते हैं, उनको ऐड कर लिया जाता है और जितने नंबर्स होते हैं उस पर डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज मीन। मीन की बात कर रहे थे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। मीन यहाँ पर होगा, चलें वैसे लिख देता हूँ मैं। मीन क्या होगा यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर है 2, 4, 6, उसके बाद है जनाब 8। ये हमारे पास चार नंबर है। अब इन चारों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, मीन निकालना है इनका, तो इन चारों को ऐड करेंगे, फिर ये टोटल नंबर कितने, 1, 2, 3, 4 है ना, तो उसको वो जो टोटल आएगा उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, दैट इज मीन। सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके बाद आउटलायर्स होते हैं इसके अंदर, एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। दिस अकर्स व्हेन देयर आर वन आर मोर एक्सट्रीम स्कोर्स नोन एज आउटलायर्स। वो कहते हैं कि ये मीन की बात हो रही है कि जब हम मीन निकालते हैं ना इस तरह से कि ऐड करके उतने पे डिवाइड कर देते हैं, तो उस वक्त प्रॉब्लम आ रही होती है। कि प्रॉब्लम क्या आ रही होती है? अगर वहां पर आपके पास आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, तो वो आपका मीन जो है ना वो खराब कर देंगे। मीन का मतलब बेसिकली क्या होता है? ये एवरेज निकाल रहे होते हैं हम। जब हम एवरेज करते हैं कि अगर फर्ज करो एक एक हमारे पास एक का
एक पार्टिसिपेंट उसका स्कोर 2 है, एक का 3 है, एक का 5 है, एक का 7 है, तो हम फिर क्या करते हैं, उसका हल निकालने के लिए हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने का मतलब ये होता है कि हमारा अंदाजा हो जाता है कि ये इसके आसपास ही जो है ना वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब आउटलायर्स आ जाते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे? आउटलायर में भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास 8, 2, 4, 6, 8, अब ये चारों नंबर जो है ना करीब करीब है, यानी कि 2 है, फिर 4 है, 2 का डिफरेंस आ गया, फिर 6 है, ये भी 2 का डिफरेंस आ गया, फिर 8 है, फिर ये भी 2 का डिफरेंस आ गया। अब आउटलायर क्या होगा, अगर यहां पर मैं लिख दूं 80, यानी कि 2, 4, 6, 8 के बाद डायरेक्ट 80 लिख दूं, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो अब जब हम इन सबको ऐड करके इनका एवरेज निकालेंगे, यानी कि मीन निकालेंगे ना, तो ये बाकियों की वैल्यूज को भी वो कर देगा, मुतासर कर देगा, इफेक्ट कर देगा। ठीक है, अब एक बंदे की 80 वैल्यू आ गई, बाकी चार की 2, 4, 6, 8 है, तो ये बाकियों की वैल्यू के बाकियों के एवरेज को भी ये जो वाला आउटलायर, यानी कि ये बड़ी कीमत होगी, वो उसको मुतासर कर देगी, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है। तो ये बेसिकली आउटलायर का ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, आउटलायर्स आर द डेटा पॉइंट्स दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन, जो दूसरों से डिफरेंट होते हैं सिग्निफिकेंटली इन द डेटा सेट। दे कैन अकर ड्यू टू द वेरिएबिलिटी इन द डेटा, मेजरमेंट एरर्स, आर दे माइट इंडिकेट समथिंग सिग्निफिकेंट दैट, मतलब कि डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं इसके आने की। Outliers can have a considerable impact on statistical analysis, including measures of central tendency and dispersion. अब आपका ये जब statistical analysis कर रहे होते हैं उसमें आउटलायर आपको प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते वक्त हमें प्रॉब्लम होगी, डिस्पर्शन जब हम देख रहे होते हैं उस वक्त प्रॉब्लम होगी, ये आउटलायर्स की वजह से। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड जो आ जाती है, जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है वो है, अच्छा मीडियन क्या है? मीडियन हमारे पास ये सेकंड है टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या सेकंड एलिमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी का, कि ये भी हम फाइंड करते हैं जब हमारा मीन काम नहीं करता, तो फिर हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये मतलब अकॉर्डिंग टू आपने नीड करना होता है, या आपको पता होता है कि आपका डेटा किस तरह का है। अच्छा, मीडियन क्या? इज द स्कोर इन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग दैट 50% ऑफ द स्कोर आर द ग्रेटर देन द मीडियम एंड 50% आर लेस देन द मीडियम। मीडियम एक सेंट्रल पॉइंट होगा, और जिसके 50% जिससे बड़ा डेटा होगा, 50% उससे कम होगा, यानी कि ये सेंटर वाला पॉइंट होगा। जैसे हमने ऊपर देखा था ना, ये 0 और इसके आसपास वाला, ये मीडियन होगा हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है, ये हमारे पास 5 वैल्यूज है, 2, 2, 5, 7, 8 और 10। अब इसकी जो सेंटर वाली वैल्यू होगी ना, वो मीडियन होगी हमारे पास, यहाँ पर मीडियन 7 होगा। ठीक है, तो मतलब 50% बड़ा डेटा होगा, 50% छोटा डेटा होगा, यानी कि आधी वैल्यूज उस तरफ होंगी, जितनी उसके राइट साइड पे होंगी उतनी ही लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए वैल्यूज। तो फिर वो सेंटर वाला क्या होगा? मीडियन होगा। अगर फर्ज करें, अब यहाँ पर तो था ना ऑड वैल्यूज हैं, यानी कि 5 है, 2, 3, 5, 7, 9, ये ऑड वैल्यूज हैं, ये तो इसका तो सेंट्रल पॉइंट इजीली हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके फर्ज करो आपके पास आ जाती है इवन नंबर्स, तो फिर इसका हल क्या होता है कि जो सेंटर वाले 2 नंबर होंगे ना, उनको आप ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दोगे, जो आपके पास नंबर आएगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये निकाला, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है समटाइम। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मॉड हमारे पास। मॉड भी हमने देखा था, जो वैल्यू जितनी ज्यादा दफाई होगी ना, वो उसका मॉड कहलाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को उठा लेते हैं, ये नंबर में उठा रहा हूँ मॉड को देखने के लिए। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी नंबर जो 2 दफा नहीं आ रही, मैं फर्ज कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर 8 लगा देता हूँ 3 दफा। अब ये जो 8 होगा ना, ये हमारा क्या होगा? मॉड होगा। जो वैल्यू ज्यादा दफा आई होगी ना आपके इस डेटा के अंदर, वो आपका मॉड होगा। अगर यहाँ पर 8 2 दफा होता तो भी ये मॉड होता। अगर फर्ज करो ये 2 से ज्यादा वैल्यूज होती हैं ऐसे, मतलब कि 8 भी 2 दफा, 10 भी 2 दफा, 12 भी 2 दफा, तो फिर कोई उसका मॉड ना होता। ठीक है, अगर मतलब एक वैल्यू सबसे ज्यादा दफा है, तो फिर वो हो जाता, मतलब मॉड उसका वही बन जाता जो ज्यादा दफा आई है। अच्छा, उसके बाद डिस्पर्शन आ जाते हैं। डिस्पर्शन क्या होता है? रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द स्कोर्स आर ऑल टाइटली क्लस्टर्ड अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्शन बेसिकली क्या होता है? जो सेंट्रल टेंडेंसी हम निकालते हैं ना, जो सेंटर पॉइंट है, उसके आसपास डेटा का जो है फैलना या डिवाइड होना, दैट इज डिस्पर्शन। यानी कि उस सेंट्रल पॉइंट के आसपास डेटा का मौजूद होना, दैट इज सेंट्रल पॉइंट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की डेफिनेशन एक और है, dispersion or variability in statistics refer to the extent to which data point in a data set vary। कैसे डेटा पॉइंट जो है ना वेरी कर रहे हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, एंड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, और सेंट्रल वैल्यू से, सच एज द मीन और मीडियन।
मीडियन, यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू हमारी मीडियन या मॉड होती है। अच्छा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर यूज टू डिस्क्राइब द स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट, और जो हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते हैं उनको यूज किया जाता है उसको मेजर करने के लिए। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि मीन मीडियन है, ये हमारा ये मीन है। इसके आसपास ये जो है ना डाटा, ये डिस्पर्स हुआ पड़ा है इस पॉइंट के, और ये एक दूसरी फिगर है, ये भी डिस्पर्शन की मिसाल है। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास फिगर 2.5 एंड 6 डेमोन्स्ट्रेट द डिस्पर्शन ऑफ स्कोर्स। इन फिगर 2.5 द स्कोर्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर इंडिकेटिंग लिटिल डिस्पर्शन आर वेरिएशन इन द स्कोर्स। अब ये वाला ना, इसके अंदर है ना थोड़ी वेरिएशन है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा दूर दूर डेटा नहीं है, ये कम डिस्पर्स हुआ डेटा। लेकिन ये वाला जो 2.6 है ये ज्यादा डिस्पर्स हुआ, क्योंकि ये ज्यादा गैप है इसके दरमियान में, मीन से ज्यादा दूर है डेटा। तो ये चीज को याद रखिएगा। इसको मतलब कि हल करने के लिए या फाइंड करने के लिए आप कह सकते हैं टर्म्स ऑफ, क्या था हमने पढ़ा यहाँ, हाँ, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज किए जाते हैं, जो रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया जाता है इसको फाइंड करने के लिए। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। Advantage of descriptive research is that it attempts to capture the complexity of everyday behavior. एवरीडे बिहेवियर को कैप्चर करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए बेहतरीन चीज है। केस स्टडी प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। सर्वेज कैप्चर द थॉट्स और रिपोर्टेड बिहेवियर्स ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल, यानी कि इसके अंदर जो हम यूज करते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड द बिहेवियर ऑफ पीपल और एनिमल एज इट अकर्स, जैसे वो होते हैं उसी तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, डिस्पाइट दिस दीज एडवांटेजेस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हैज अ डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज इन दैट although it is allows us to get an idea of what is currently happening, ये मतलब हमें बताती है कि क्या हो रहा है, but it is usually limited to static picture। ये स्टैटिक पिक्चर होती है। स्टैटिक पिक्चर का मतलब क्या है, या आप कह सकते हैं स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है। कैसे? although descriptions of particular experiences may be interesting, they are not always transferable to other individual in other situations। कि ये जिस सिचुएशन के अंदर या जिस इन्वायरमेंट में जिस टाइम में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये उसी टाइम की आपको या उसी पर्टिकुलर केस की बारे में आपको गारंटी देगा। किसी और रिसर्च के बारे में या किसी और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर लाजमी नहीं कि वैसा ही हो जैसा आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर देखा था। अच्छा, उसके बाद नॉट डू दे टेल अस एग्जैक्टली व्हाई स्पेसिफिक बिहेवियर्स और इवेंट्स अकर्ड, और ना ही हमें ये कॉज एंड इफेक्ट बताती है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने जस्ट जो नोट किया है वो बयान कर देना होता है। फॉर इंस्टेंस डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिविजुअल हु हैव सफर्ड अ स्ट्रेसफुल इवेंट सच एज वार एंड अर्थक्वेक कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल रिएक्शंस। अब वो जो उसका एक्सपीरियंस है ना वार का या अर्थक्वेक का, वो हम बता सकते हैं कि उसने क्या फील किया या क्या रिएक्ट था उसका। ठीक है, ये तो हम बता सकते हैं, बट कैन नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेस, और इसके हम लॉन्ग टर्म की भी बात नहीं कर सकते। ठीक है, लॉन्ग टर्म के बारे में हम नहीं बताएगा कुछ भी, बिकॉज देर इज नो कंपेरिजन ग्रुप। इसका कोई भी कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता। दैट डिड नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वी कैन नॉट नो वट दीज इंडिविजुअल्स वुड बी लाइक इफ दे हैड नॉट। मतलब हमें, क्योंकि हमारे पास कोई कंपैरिजन के लिए कोई ग्रुप नहीं होता जिसके साथ हम कंपेयर करके मजीद उसकी गहराई में जा सकें, तो इसमें भी मतलब हम नहीं कर सकते कि अगर उसने एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो कैसा होगा, अगर एक्सपीरियंस किया है तो कैसा होगा। मतलब इस तरह से नहीं होता। जो चीज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है, उसी को नोट करना पड़ता है। अब आ जाती कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशन स्टडी, इसकी डेफिनेशन तो हमने पहले भी देख ली थी स्टार्ट में, लेकिन एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इन कंट्रास्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विच इज डिजाइंड प्राइमरली टू प्रोवाइड स्टैटिक पिक्चर, correlational research involves the measurement of two or more relevant variables and an assessment of the relationship among those variables। एक मतलब के वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है कि आया कि उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं, एक वेरिएबल में चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है या नहीं। अ, ये देखने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस द वेरिएबल्स ऑफ हाइट एंड वेट आर कोरिलेटेड बिकॉज taller people जनरली वेट मोर देन शॉर्टर पीपल। कि हाइट और वेट जो है ना कोरिलेट करता है, क्योंकि ऐसा होता है जनरली कि अगर हाइट बड़ी होगी तो वेट भी ज्यादा होगा,
अगर हाइट कम है तो वेट भी कम होगा। इन द सेम वे स्टडी टाइम एंड मेमोरी एरर्स आर आल्सो कोरिलेटेड। स्टडी टाइम और मेमोरी एरर्स भी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ये भी इफेक्ट करेंगे। व्हेन वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन द रिलेशनशिप इज सेड टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दो टाइप्स, तीन टाइप्स की कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। अगर तो एक वेरिएबल के चेंज होने से, एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है तो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर एक वेरिएबल के कम दूसरे बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन ही है। यानी कि एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना दोनों वेरिएबल्स, या कम हो रहे हैं दोनों या दोनों बढ़ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा कि एक वेरिएबल क्या है, इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। और जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन का मतलब क्या होगा कि एक वेरिएबल के कम या ज्यादा होने से दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये हम क्या बोलेंगे, जीरो कोरिलेशन। अब अच्छा, ये जो इसको हम जो डेटा है कोरिलेशन का, इसको हम स्कैटर प्लॉट के जरिए, यानी कि जो हमारे पास ग्राफ होता है एक डिस्प्ले करने का, डेटा को या शो करने का, बयान करने का, उसमें से एक स्कैटर प्लॉट है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये स्कैटर प्लॉट है, ये इस तरह से इसको शो करते हैं डेटे को। कोरिलेशन को हमने देखना होता है, और अगर कोरिलेशन हमने देखना हो कि कोरिलेशन उसमें है या नहीं है, तो वो उसको लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, एक लाइन की फॉर्म में होगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसे या ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इसका मतलब है ये कोरिलेशन है इसमें, और लीनियर कोरिलेशन इसको या लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद पियर्सन कोरिलेशन कॉफिशेंट, इसको मेजर करने के लिए हम जो है ना यूज करते हैं पियर्सन कोरिलेशन कॉफिशेंट यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू -1 से +1 के दरमियान ही होती है। जब हम इसको मेजर कर रहे होते हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू आती है ना, -1 से लेके +1 के दरमियान ही आती है पियर्सन कोरिलेशन। अच्छा, सिंबलाइज्ड बाय द लेटर आर इज द मोस्ट कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। इस वेरिएबल के जरिए से, इस पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के जरिए से हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है बेसिकली उस रिलेशनशिप की, जो वेरिएबल्स के दरमियान में, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ क्या बनती है। अच्छा, अब स्ट्रेंथ को देखना है तो ये यहाँ पर एक पिक्चर मैंने दी है। ये हमारे पास है सेंटर में जीरो, राइट साइड पे प्लस और लेफ्ट साइड पे माइनस है। अब ये जितना जीरो के करीब आता जाएगा ना, उतना ये वीक होता जाएगा। जितना वन के जो है वन की तरफ जाता जाएगा, उतना ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर ये नेगेटिव साइड पे है तो नेगेटिव कोरिलेशन, अगर पॉजिटिव साइड पे है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, ये यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज भी दी गई हैं कि कहाँ से कहाँ तक होगा तो वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो अगर 0.80 से लेकर, यानी कि 0.80 से लेकर 1.00 तक होगा, इसके दरमियान में कोरिलेशन होगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव। अगर 0.60 और से लेकर 0.79 तक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर 0.40 से 0.59 तक होगा तो ये मॉडरेट होगा, और 20 से 0.20 से लेकर 0.39 तक होगा तो वीक होगा, और 0.00 से लेकर 0.19 तक होगा तो ये वेरी वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह से दूसरी साइड पे है, ये होंगे तो वो वेरी वीक नेगेटिव, और से लेकर वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन तक। तो ये इस तरह से वेरी करते हैं। अगर फर्ज करो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ये इस तरह से, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं ऐसे है या ऐसे है, तो वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा, याद रखिएगा। अगर स्कैटर प्लॉट के अंदर एक स्ट्रेट लाइन की बात की गई है या स्ट्रेट लाइन की बात की गई है तो वो लीनियर रिलेशनशिप होगा। अगर स्ट्रेट लाइन की बात नहीं की गई तो वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। अच्छा, एक तो ये था कि रिलेशनशिप होगा, अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो वो मतलब उसको लीनियर रिलेशनशिप होते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप। और एक ऐसा भी होता है जिसको इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर रिलेशनशिप नहीं होगा वेरिएबल्स के दरमियान में तो उसको इंडिपेंडेंट भी बोल देते हैं। यानी कि एक वेरिएबल के कम या ज्यादा होने से दूसरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। यहाँ पर पिक्चर के अंदर दिखाया भी गया है, ये देखें, ये पॉजिटिव लीनियर, ये नेगेटिव लीनियर, ये इंडिपेंडेंट है, ये कर्व लीनियर है। ये जो कर्व बनती है ना, उस रिलेशनशिप को कर्व लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। ऊपर से नीचे को बने या नीचे से ऊपर को कर्व बने तो इसको बोलते हैं कर्व लीनियर। और ऐसा रिलेशन, ऐसा आप कह सकते हैं ऐसा डिस्प्ले या ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप शो ना हो रहा हो, मतलब कोई भी उसकी शेप ना बन रही है, तो उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर है कि कोरिलेशन की लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। एन important limitation of correlation research design is that they cannot be used to draw conclusions about the causal
सॉरी कॉजल रिलेशनशिप, कोरिलेशन के अंदर हमने कॉजल रिलेशनशिप की बात नहीं करनी, ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं शो करेगा जब हम कोरिलेशन की बात करेंगे। बज़ाहिर वो आपको लग रहा है कि कोरिलेशन शो, सॉरी कॉज एंड इफेक्ट शो हो रहा है, लेकिन हमने इसकी बात ही नहीं करनी। आप इसको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग भी रहा हो ना कि कॉज एंड इफेक्ट शो हो रहा है, तो आपने उसको समझना कि जैसे मतलब वो हो ही नहीं रहा, या आपने ये समझना है कि हमारा ये टॉपिक ही नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें हमने कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं करनी, हमने इसमें सिर्फ रिलेशनशिप बताना कि हाँ यार कुछ एग्जिस्ट करता है, ये कम होता है तो दूसरे को भी फर्क पड़ता है, ये ज्यादा होता है तो दूसरे को भी फर्क पड़ता है, सिर्फ ये बात करनी है हमने, कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं करनी। Consider, for instance, a researcher who has hypothesized that viewing violent behavior will cause increased aggressive play in children। मतलब अगर वायलेंट वो मूवीज देख रहा है या गेम्स खेल रहा है तो उसका बिहेवियर भी अग्रेसिव होता जा रहा है बच्चे का। ठीक है, ही हैज कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ फोर्थ ग्रेड चिल्ड्रन अ मेजर ऑफ हाउ मच वायलेंट टेलीविजन ईच चिल्ड्रन व्यूज ड्यूरिंग द वीक। उसने फिर ये डाटा कलेक्ट किया कि कितने घंटे वो टीवी देखता है, उसका फिर मतलब कि उसके बिहेवियर पर क्या असरात होते हैं। फॉर हिज कलेक्टेड डेटा द रिसर्चर डिस्कवर्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू मेजर्ड वेरिएबल्स। उसको फिर पॉजिटिव कोरिलेशन मिला कि जब वो ज्यादा टेलीविजन देखता है तो वो ज्यादा अग्रेसिव होता है, कम देखता है तो कम होता है। ऑल्दो दिस पॉजिटिव कोरिलेशन अपीयर्स टू सपोर्ट द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, इट कैन नॉट बी टेकन टू इंडिकेट द व्यूइंग वायलेंट टेलीविजन कॉजेज अग्रेसिव बिहेवियर। वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन तो शो कर रहा है, लेकिन ये कॉज नहीं बता, ये कॉज का दावा नहीं कर रहा कि वायलेंट टेलीविजन कॉज कर रहा है अग्रेसिव बिहेवियर को। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये कि वायलेंट मूवी देखने से उसका अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, ये कोरिलेशन तो है पॉजिटिव, लेकिन ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है कि यही कॉज करता है, एक चीज ये। और दूसरी इसके अंदर ये चीज ये होती है कि अग्रेसिव बिहेवियर शायद कॉज कर रहा है वायलेंट, मतलब कि अग्रेसिव मूवीज देखने के लिए। ये हो सकता है, यानी कि ये दोनों तरह से रिलेशनशिप हो सकता है कि वायलेंट जो मूवीज देखता है उसकी वजह से अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, और अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से वो वायलेंट मूवीज देख रहा है। ये दोनों तरह से हो सकता है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि वायलेंट मूवीज देखने से वो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, वायलेंट मूवी देखने से वो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन हो शायद ऐसा रहा हो कि अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से वो वायलेंट मूवीज देख रहा है। ठीक है, और ये इस तरह से भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कॉज कर रहे हो, वायलेंट मूवी की वजह से अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से वायलेंट मूवीज। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। ये रिवर्स भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि आपने, आपका तो था ना कि वायलेंट मूवीज की वजह से अग्रेसिव होता है, लेकिन वो अग्रेसिव की वजह से वायलेंट मूवीज देख सकता है। दोनों तरह से हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो एक दूसरी प्रॉब्लम थी इसके साथ, थर्ड वेरिएबल। अब ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात उस दिन भी हमने रिपीट की थी, यानी कि दिन भी हमने इसको गहराई से देखा था। अब भी देख लेते हैं कि थर्ड वेरिएबल का क्या इशू होता है। थर्ड वेरिएबल जब हम देखते हैं ना कि यार किसको कौन कॉज कर, सॉरी कॉरिलेशन की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम कॉज एंड इफेक्ट की बात क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि हम एग्जैक्टली जो है ना ये दावा नहीं कर सकते कि जो हमारा वायलेंट मूवी देख रहा है ना बच्चा, वही अग्रेसिव बिहेवियर को कॉज करता है। उसकी रीजन ये होती है कि हो सकता है कि कोई थर्ड वेरिएबल, कोई फोर्थ वेरिएबल, यानी कि एक या एक से ज्यादा वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अलावा उसको कॉज कर रहे हो। थर्ड, जिसको थर्ड वेरिएबल बोला जाता है, कि थर्ड वेरिएबल कॉज कर रहा हो उस बिहेवियर को। हमें लग रहा है कि वायलेंट मूवी देखने से अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, लेकिन उसमें कोई और एक और वेरिएबल क्या कर रहा हो, अपना रोल प्ले कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर पेरेंट्स डिसिप्लिन स्टाइल, कि पेरेंट्स का जो डिसिप्लिन स्टाइल है ना वो उसको कॉज कर रहा हो वायलेंट मूवीज को या अग्रेसिव बिहेवियर को। पेरेंट्स का बिहेवियर समझ फर्ज कर लेते हैं, पेरेंट्स का जो बिहेवियर है ना वो उसके अंदर अग्रेसिव बिहेवियर पैदा कर रहा हो या उसको फिर वायलेंट मूवीज की तरफ लेके जा रहा हो। अब ये थर्ड वेरिएबल उसको कॉज कर रहा है, क्योंकि हमने रिलेशनशिप देखा है तो वो सिर्फ रिलेशनशिप की बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये कॉज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो गलत हो सकते हैं हम, क्योंकि वहां पर कोई और वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनको हमने एक्सट्रीनियस वेरिएबल पढ़ा था। तो इसलिए इसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं करते। कॉज एंड इफेक्ट के लिए स्पेशली जो हमारे पास टाइप होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, उसके अंदर तो हमने देखना ही कॉज एंड इफेक्ट होता है। उसको क्लियरली हम डिफाइन कर चुके होते हैं कि ये हमने इसका इफेक्ट देखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसी तरह से जब वो कहते हैं कि जब आपका जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व होता है ना, तो उसका जो रिलेशनशिप होता है ना, व्हेन द वेरिएबल्स आर बोथ कॉज्ड बाय अ थर्ड वेरिएबल, जब ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं कॉज कर रहे होते हैं थर्ड वेरिएबल से,
द ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप इज सेड टू बी स्पोरियस। इस रिलेशनशिप को स्पोरियस रिलेशनशिप बोलते हैं। जब मतलब कि दोनों वेरिएबल्स को थर्ड वेरिएबल इफेक्ट कर रहा हो तो इस रिलेशनशिप को स्पोरियस रिलेशनशिप या स्पोरियस हाँ स्पोरियस रिलेशनशिप बोलते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, द टर्म स्पोरियस इज द in the context of statistics and research refers to the relationship between two variables that appears to be causal but it actually caused by a third variable। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हमें लग रहा हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट को कॉज कर रहा है, लेकिन उस वक्त थर्ड वेरिएबल क्या हो, वहां पर इन्वॉल्व हो या को इंसिडेंटली वो इन्वॉल्व हो जाए, तो उस तरह के रिलेशनशिप को स्पोरियस रिलेशनशिप बोलते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करें, correlation research designs have both advantage and disadvantage. One strength is that they can be used when experimental research is not possible because the variables cannot be manipulated। ऐसी रिसर्च जिसके अंदर, अब ये यहाँ पर दो चीजें जानने वाली हैं, एक तो ये कि कॉज एंड इफेक्ट वाली बात, और दूसरी बात ये कि उस वक्त हम यूज करेंगे जब हम कॉज एंड इफेक्ट वाली रिसर्च कर ही नहीं सकते, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट ना कर सकते हो या मैनिपुलेट ना कर सकते हो वेरिएबल को, उस वक्त फिर हम कोरिलेशन से काम चलाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपसे सवाल किया जा सकता है। Correlation design also have the advantage of allowing the researcher to study behavior as it occurs in the everyday life। कि वो जैसे बिहेवियर हो रहा है वैसे ही बेसिकली उसको देख ले और बयान कर दे, ये हेल्प करता है कोरिलेशन। एडिशनली वी कैन ऑल्सो यूज कोरिलेशनल डिजाइन टू मेक प्रिडिक्शंस। हम प्रिडिक्शन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, टू प्रिडिक्ट फ्रॉम द स्कोर ऑन द बैटरी ऑफ टेस्ट द सक्सेस ऑफ जॉब ट्रेनीज ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन। जब हम टेस्ट लेते हैं तो उसकी बेस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जैसे हम एडमिशन के लिए टेस्ट लेते हैं उसकी बेस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यार इसका एडमिशन हो जाएगा कि नहीं, और उसी बेस पे हम ये प्रिडिक्शन करते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा या बुरा परफॉर्म करेगा स्कोर की बेस पे। ठीक है, ये प्रिडिक्शन के लिए भी हमें हेल्पफुल होता है। उसके बाद हाउ एवर वी कैन नॉट यूज, अब ये इसका डिसएडवांटेज, use such correlational information to determine whether the training caused better job performance। के मतलब इसमें वही वाली बात कि कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं की जा सकती। फॉर दैट रिसर्चर रिलाई ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। अगर हमने ये कॉज एंड इफेक्ट देखना तो फिर हम एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब हमारे पास लास्ट टाइप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये आगे वो वाली रिसर्च जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, प्योरली एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके ही जिसमें एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, वो वाली रिसर्च है। द गोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू इम्प्रूव प्रोवाइड मोर डेफिनेटिव conclusions about the causal relationship among the variables in the research hypothesis than is available from correlation research। हम correlation से ज्यादा, मतलब correlation से हटके आप कह सकते हैं कि ज्यादा बेहतर वे में हम रिलेशनशिप की और उसकी रिलेशनशिप बयान कर सकते हैं, कॉजल रिलेशनशिप। ठीक है, हम वजूहात भी बयान कर सकते हैं कि ये वाकई ही इसको कॉज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन द वेरिएबल्स ऑफ द इंटरेस्ट आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मतलब कि जिस वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो वेरिएबल होते हैं इसमें इन्वॉल्व दो होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट इज द causing variable that is created or manipulated by the experimenter। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसको क्रिएट करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिस पर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर चेक करना होता है, देखना होता है कि हाउ बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। The research hypothesis suggests that manipulated independent variable will cause the change in the measured dependent variable। मतलब कि ये हम क्लियरली हमें पता चल रहा होता है, ये हमें हमारा ये ही देखना होता है, एम या गोल होता है कि हम देखें कि क्या किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, दो ग्रुप होते हैं हमारे पास, दो तरह के, एक तो कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स द experimental's manipulation। For example, the experimental group might receive a new medication for depression। experimental group सिंपल सी अगर बात करें ना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जिस पर हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होगा जिस पर हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हम करना चाह रहे हैं, और कंट्रोल ग्रुप वो होगा जिस पर, जो हमारे कंट्रोल में होगा, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से आप याद रख लें कि वो जिस पर हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, और कंट्रोल ग्रुप वो जिस पर हम अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? रिसीव्स आइदर नो मैनिपुलेशन, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट जो हमने मैनिपुलेशन करनी है वो नहीं रिसीव करेगा, या फिर और नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, यानी कि या तो वो रिसीव ही नहीं करेगा या फिर हम उस तरह का उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल द कंट्रोल ग्रुप माइट रिसीव देयर करंट मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन और प्लेसिबो।
वट इज ऑफन जस्ट अ शुगर पिल। यानी कि या तो वो अपनी पुरानी ही, अगर हम फर्ज करो मेडिसिन चेक करनी है कि डिप्रेशन पर उसका क्या इफेक्ट होता है, नई मेडिसिन, अब नई मेडिसिन चेक करनी है तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को वो नई मेडिसिन दे देते हैं, और जो कंट्रोल ग्रुप होता है ना, अब ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्यों बनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, इनको कंपेयर करने के लिए। अगर हम इनको कंपेयर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई मेडिसिन ने काम किया या नहीं किया। तो फिर कंपेयर करते हैं, एक को वाकई हम वो नई वाली मेडिसिन देते हैं, एक को देते ही नहीं है। तो जिसको देते हैं उस पर भी असर चेक कर लेते हैं, और फिर उन असरात को हम उस ग्रुप के साथ मैयर कर लेते हैं कि जिसको हमने नहीं दी थी, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली ये इस वजह से हम बनाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास मेडिसिन थी डिप्रेशन की, तो हम क्या करेंगे, कुछ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको दे देंगे वो वाली मेडिसिन, नई मेडिसिन। जो कंट्रोल ग्रुप है ना, या तो उसको मेडिसिन देंगे ही नहीं, या फिर हम उसको फेक मेडिसिन देंगे, या फिर उसको जो पुरानी मेडिसिन है ना, जो पहले चल रही थी, जो पहले वो खा रहे थे, वो वाली दे देंगे। ठीक है, तो फिर जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, फिर दोनों के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे कि किस में क्या फर्क आया है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो का मतलब होता है कोई फेक चीज दे देना या फेक ट्रीटमेंट देना। जैसे आप उसको बोलो कि ये भी डिप्रेशन की जो है मेडिसिन है, तो उसकी जगह आप सेम उसी तरह की मेडिसिन दे दो जो दूसरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी है, लेकिन ये ओरिजिनल मेडिसिन नहीं होगी। ये आप कह सकते हो कि शुगर हो सकती है या कोई और चीज हो सकती है ऐसी, जो कि इफेक्ट ना करे किसी भी तरह का। तो ये उस वक्त हम देते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो आप कह सकते हैं झूठा ट्रीटमेंट या गलत ट्रीटमेंट। और इस उसमें आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें प्रॉब्लम से बचने के लिए, या आप कह सकते हैं बाइसनेस से बचने के लिए, आप रैंडम असाइनमेंट देते हैं। रैंडम असाइनमेंट क्या होता है? ईच पार्टिसिपेंट इज असाइंड टू अ ग्रुप थ्रू अ रैंडम प्रोसेस सच एज ड्राइंग नंबर्स। यानी कि आप रैंडमली चूज कर लेते हो लोगों को, आप किसी मैकेनिज्म के तहत नहीं सिलेक्ट करते, या अपनी पसंद से नहीं सिलेक्ट करते। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसकी बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हैव टू वेरी नाइस फीचर्स। फॉर वन, द ग्रेंट they guarantee that the independent variable occurs prior to the measurement of the dependent variable। अब यहाँ पर क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे टोटली कंट्रोल में होते हैं। क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने पहले अपने हिसाब से क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, फिर उसका इफेक्ट देखना होता है। एक चीज ये है, दिस एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्जन कॉजेशन। वो जो हमने ऊपर रिवर्स कॉजेशन देखा था ना, कि एक वेरिएबल दूसरे को और दूसरा फिर हो सकता है पहले को भी इफेक्ट कर दे, इसमें वो जो इफेक्ट करने वाली बात ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्रोल में होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम उसको मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट दूसरे पे चेक कर रहे होते हैं। सेकंड क्या होता है? द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड वेरिएबल इज कंट्रोल्ड। यहाँ पर चूंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो जो थर्ड वेरिएबल है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, एंड दस एलिमिनेटेड, और फिर उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग इनिशियल इक्विवेलेंस थ्रू रैंडमली असाइनिंग द पार्टिसिपेंट्स इन ईच ऑफ द स्टडी ग्रुप बिफोर द मैनिपुलेशन ऑफ अकर्स। यानी कि इसमें हम रैंडम असाइनमेंट भी रैंडमली भी सिलेक्ट करके वो वाली चीज भी हम खत्म कर देते हैं, किसी भी तरह की बाइसनेस की। अच्छा, उसके बाद डिस्पाइट द एडवांटेज ऑफ डिटर्मिनिंग कॉजेशन, एक्सपेरिमेंट्स डू हैव लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। वन इज दैट, एक लिमिटेशन क्या है या डिसएडवांटेज आप कह सकते हो, one is that they are often conducted in laboratory situation rather than in the everyday lives of people। यहाँ पर इसको लेबोरेटरी में किया जाता है। therefore we do not know whether results that we find in laboratory setting will necessarily hold up in everyday life। जो रिजल्ट्स लेबोरेटरी में निकाल रहे हैं, तो क्या उसको जनरलाइज भी किया जा सकता है, क्या उसको एवरीडे लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है? ये प्रॉब्लम होती है इस रिसर्च की। Second and more important is that some of the most interesting and key social variables cannot be experimentally manipulated because of both practical and एथिकल कंसर्न्स। और कुछ इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कुछ प्रॉब्लम्स ये भी होती हैं। वैसे तो कहा जाता है ये बहुत जबरदस्त रिसर्च है, लेकिन इसमें बहुत सारी, मतलब आप कह सकते हैं लिमिटेशंस भी हैं। जैसे है कि कुछ वेरिएबल्स को मैनिपुलेट ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें, एग्जाम्पल इसकी है, कैसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अगर हम ये बात बोलें कि हमने चेक करना है कि जो स्मोकिंग है ना, वो उसके कैंसर होने के कितने चांसेस है उसकी वजह से, तो क्या हम इसका एक्सपेरिमेंट ऐसे करेंगे कि बंदे को हम बोलेंगे कि यार तू दिन रात सिगरेट पी जा, हम देखते हैं तुझे कैंसर होता है कि नहीं होता? तो ये हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं, और इलीगल भी है कि हम एक बंदे की जान को खतरे में नहीं डाल सकते अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपनी रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर आके ये लिमिटेड हो जाती है। अगर आपने देखना है कि डेथ के चांसेस कितने ज्यादा हैं किसी भी चीज को लेकर, तो आप वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं करोगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखना है कि जी तेज गाड़ी चलाने से डेथ हो जाने के कितने चांसेस हैं, या पहाड़ से गाड़ी फेंकेंगे तो मरने के चांसेस कितने हैं।
ठीक है, तो अब आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि वो गाड़ी में किसी को बिठा के तो आप पहाड़ से फेंक दो या तेज चलाओ गाड़ी, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। तो उस जगह पर हम क्या करते हैं फिर, वहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, तो फिर क्या होता है, इफ वी वांट टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइज ऑफ द, इसके लिए हाँ, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कोरिलेशन रिसर्च जो या लेते हैं, या फिर हमारे पास पहले से जो डेटा मौजूद होता है उसको लेते हैं और उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट एग्जांपल सॉरी दी हुई है। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, कोरिलेशन डिजाइन जो है उसको अप्लाई करते हैं, रिकॉर्ड सर्वे वगैरह लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से अपना जो डेटा है वो निकाल लेते हैं। या जो लोग कैंसर से मरे हैं उनकी हम जो रिपोर्ट्स होती हैं, डेटा होता है, उनको हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। और अगर फर्ज करो हमें देखना भी है, अगर हमने फर्ज करो देखना भी है तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो फिर उसमें भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो फिर क्या होता है कि इस सूरत में दूसरे फिर एक्सपेरिमेंट्स या दूसरी अप्रोचेस को यूज किया जाता है। अब ये कुछ चीजें हैं, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू क्रेडिबल रिसर्च। एक रिसर्च आपकी अच्छी या बुरी कैसे हो सकती है, उसमें कुछ फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। उसमें एक फैक्टर होता है वैलिडिटी, कि आपकी रिसर्च जो है वैलिड है या नहीं, कैसे पता चले। क्रेडिबल रिसर्च या अच्छी रिसर्च का क्या होगा कि आपकी रिसर्च की वैलिडिटी है या नहीं है, आपने जो अप्रोच यूज किया वो वैलिड थी या नहीं थी, आपने जो टेस्ट यूज किए हैं, स्केल्स यूज किए हैं, वो वैलिड है या नहीं है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिसर्च कितनी क्रेडिबल है या कितनी अच्छी है। उसके बाद रिलायबिलिटी, अगर इसी तरह से आपकी जो रिसर्च अप्रोच है वो रिलायबल थी या नहीं, आपके जो स्केल्स यूज किए थे वो रिलायबल थे या नहीं थे, उस पर भी डिपेंड करेगा। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपकी जो रिसर्च है वैलिड होगी। अगर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आपकी स्टडी की नहीं है तो वो इतनी अच्छी स्टडी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद डबल ब्रांड एक्सपेरिमेंट, अगर फर्ज करें, ये बोला जा मतलब ये इसलिए बताया गया है कि अगर आप रिसर्च को अच्छा करना चाहते हैं ना, आपको लगता है कि ये रिसर्च बायसनेस आ सकती है, एक्सपेरिमेंटर बायस जिसको बोलते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटर अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकता है या अपने नजरियात के अकॉर्डिंग देखेगा, तो फिर उसमें डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट किया जाता है। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है कि जो एक्चुअल रिसर्च है या एक्चुअल जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो दोनों को ही नहीं पता होता, ना एक्सपेरिमेंटर को या और ना ही उसको पार्टिसिपेंट को। उसके बाद रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी रिसर्च ऐसी है कि उसको दोबारा से यूज किया जा सके, अप्लाई किया जा सके, या उसी मेथड को दोबारा से यूज करके नई रिसर्च की जा सके, तो दैट इज रेप्लिकेशन। और बेसिकली ये क्या इंश्योर करती है आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को। रेप्लिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग प्रीवियस रिसर्च which forms the basis of all scientific inquiry is known as replication। पहली रिसर्च को रिपीट करना या यूज करना, अगर वो की जा सके या इस काबिल है कि की जा सके, इसका मतलब आपकी रिसर्च क्या है, रेप्लीकेबल है। और जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच रिलेशनशिप अमंग conceptual variables can be demonstrated in a wide variety of people and a wide variety of manipulated or measured variables, जिसको आप हर जगह पे अप्लाई किया जा सके, कर सको, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो दैट इज जनरलाइजेशन। उसके बाद वेरिएब वैलिडिटी ऑफ वेबसाइट्स, यानी कि सोर्सेज आप कह सकते हैं कि जिसमें जो आपको रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं, वो आपने देखना होता है कि कितनी क्रेडिबल है। अगर क्रेडिबल है, या आप कह सकते हैं उसको बार बार लोगों ने यूज़ किया है, या उसके बारे में रिव्यूज़ हैं, या उसको लोग मानते हैं, ऑथेंटिसिटी है, तो अगर वो ऐसा है तो वो बेसिकली उससे आप हेल्प ले सकते हो अपने डेटा के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में। तो वो एक आपकी क्रेडिबिलिटी में क्या करेगा, इजाफा करेगी। रिसर्च या सोर्स, बेसिकली सोर्सेज की बात हो रही है, वो बुक्स भी हो सकती हैं, वो लोग भी हो सकते हैं, वो आपके वेबसाइट्स भी होती हैं, वो डेटा जो जहाँ से भी आप लेंगे उसकी बात हो रही है। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।